सारा। वो सासर विलेज वाले साइड से खबर आई है कि वहाँ माल कम पड़ गया है। उनसे कहो जितना माल चाहिए यहाँ से ले जाएं। ठीक है सर, लेकिन सर यहाँ पर क्या होगा? आपने पेपर में कल ही छपवाया है कि काम जल्दी शुरू होने वाला है। छपवाया है वो बात अलग है, यहाँ पर कुछ काम होने वाला नहीं है। यहाँ पर काम बंद ही समझो। उनको जितना माल चाहिए यहाँ से उठवाओ और उनको भिजवा दो, समझे? चलो चलो हटिए, हटिए आप लोग पीछे हटिए, चलो चलो हटिए, हटिए पीछे, चलो 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 हाँ दया सर, बिल्डर साहब मिस्टर जयेश। और ये इनके असिस्टेंट है सर। इनके बिल्कुल सामने खड़े थे जब गोली चली। कितने बजे हुआ ये? साहब यही कोई 11:15 बजे की बात है। नाम क्या है तुम्हारा? कुंदन साहब। अच्छा कुंदन, ये बताओ तुम्हारे साहब खड़े कहाँ थे? साहब वहां पर खड़े थे। वहां पे? जी साहब। अच्छा, बेहतर आएंगे? हाँ। ठीक जगह बताइए जहाँ आपके साथ खड़े थे। हाँ यहीं पर खड़े थे साहब। यहाँ पे? हाँ साहब। चेहरा किधर था? चेहरा साहब उधर को था। और आप? मैं साहब यहाँ पर खड़ा था, मैं उनसे बातें कर रहा था कि अचानक गोली की आवाज सुनाई पड़ी। अच्छा, चेहरा इस तरफ था और पीठ इस तरफ, गोलियों के निशान यहाँ। लगता है गोली यहीं कहीं से आई होगी। अभिजीत, दया, सुधाकर। यस सर। लगता है गोलियां यहीं से चली है। यहाँ से? हाँ, यहां से। ये देखो, 2 एम्प्टी शेल्स, ऑटोमेटिक पिस्टल के शेल्स हैं ये। जबरदस्त निशाना है।
इतनी दूर से दोनों गोलियां निशाने पे लगी। यस। किसने मार डाला मेरे भाई को? देखिए, हम उसी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आप प्लीज संभालिए अपने आप को, प्लीज। सर ये तनु है, जयेश की छोटी बहन। दोनों एक साथ इसी घर में रहते थे सर, और दोनों की शादी नहीं हुई है। कोई और रिश्तेदार? जी हाँ सर, एक छोटा भाई है, दादर में रहता है। उसको खबर भिजवाई? भिजवाइए सर, वो आता ही होगा। हाँ सुधाकर। ऊपर भी कुछ खास मिला नहीं सर। हाँ दे। सर, इंस्पेक्टर पाठक आए हैं लोकल ब्रांच से मिलने के लिए। सर, मिस्टर जयेश हमारे पास 40 दिन पहले आए थे सर, ये कंप्लेंट लेकर कि कोई उन्हें बार बार जान से मारने की धमकी दे रहा है। तो आपने क्या एक्शन लिया? सर, पहली धमकी फोन पर मिली थी, तो हमने मिस्टर जयेश से कहा कि कॉलर आईडी लगवा लें। 2 कॉल भी डिटेक्ट किए हैं सर, किसी पब्लिक बूथ से किए गए थे, बांद्रा एरिया से। बांद्रा? जी सर, मैं ये एक कैसेट लाया हूं सर, इसमें जयेश को दी गई धमकियां रिकॉर्डेड। जयेश, तेरा वक्त आ गया है। जितने गलत काम करने थे तूने कर दिए। जितनों की जिंदगी बर्बाद करनी थी कर चुका। तुझे क्या लगता है कि तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता? हाँ? नहीं, अब तू मरेगा, कुत्ते की मौत मरेगा। तुझे मैं ऐसी जगह ले जाकर मारूंगा। ये कैसेट हम ले जाते हैं। जी सर। सर, जयेश को ये 2 चिट्ठियां मिली थी, इनमें भी धमकियां दी गई थी। ये देखिए एसीपी साहब, लिखावट इतनी साफ नहीं है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। लगता है जैसे लिखने वाले का हाथ कांप रहा है। ये देखिए, ये जयेश, ये देखिए, और ये एक जैसी भी नहीं है, ऊपर की तरफ जा रही है लाइन। लिखने वाला खुद इतनी टेंशन में है कि मुझे लगता है कहीं वो ये सब पहली बार तो नहीं कर रहा। अच्छा। और अब आप ये सुनिए, ये मैसेज मैंने जयेश की आंसरिंग मशीन से रिकॉर्ड किया है। जयेश, तेरा वक्त आ गया है। जितने गलत काम करने थे तूने कर दिए। जितनों की जिंदगी बर्बाद करनी थी कर चुका। तुझे क्या लगता है कि तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता? हाँ? नहीं, अब तू मरेगा, कुत्ते की मौत मरेगा। तुझे मैं ऐसी जगह ले जाकर मारूंगा कि तेरी लाश को चील कौवे भी नहीं छू सकते। तू मरेगा, मेरे हाथों मरेगा तू। जयेश, तेरा वक्त आ गया है। ये आदमी हर शब्द साफ साफ बोलने की कोशिश कर रहा है। हाँ, कर चुका। क्योंकि उसे मालूम है कि अगर वो बोलने में जरा सी भी जल्दी करेगा तो शायद किसी को मालूम ही नहीं चलेगा कि वो बोल क्या रहा है। मतलब ये एसीपी साहब की उसकी आवाज स्लर करती है, लड़खड़ाती है। आपका मतलब ये आदमी पिया हुआ है? एग्जैक्टली, पिया हुआ ही नहीं है, बल्कि वो एक जबरदस्त पियक्कड़ है। ही इज एन अल्कोहलिक। इसीलिए उस धमकी भरे लेटर की लिखावट भी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी, जैसे उसे कोई बीमारी हो सकता है उसे कोई बीमारी हो। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। शुरू में तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन बाद में जब मैंने गौर से इस कैसेट को दोबारा सुना तो मुझे लगा ऐसी कोई बात नहीं। और ये देखिए, मुझे इसके शरीर में से 2 गोलियां मिली हैं, एक सर के नीचे से और दूसरी पीठ में से, और निशाना एकदम सही है। 50 फीट की दूरी से इतना सही निशाना? एक आदमी जिसका हाथ लिखते समय कांपता है, जिसकी जुबान बोलते समय लड़खड़ाती है,
उसका निशाना इतना सही कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता है एसीपी साहब, क्योंकि धमकी देने वाला कोई और है और गोली चलाने वाला कोई और। धमकी देने वाले ने मारने का काम किसी प्रोफेशनल को दिया। एक्सक्यूज मी ऑफिसर, जयेश की लाश हमें कब मिलेगी? 3 घंटे से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। सारा प्रोसीजर वैसे खत्म होने को ही आया है। घर वालों में से किसी को साइन करना पड़ेगा। मैं करूंगा सर। आप बदकिस्मती से मैं जयेश का छोटा भाई हूं। पिछली बार जब हम मिले तो मैंने उसे कहा कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो मेरी लाश के ऊपर। देखो क्या हो गया, वो खुद अंदर मरा पड़ा है। क्या आपकी अपने भाई के साथ कुछ अनबन थी? मैं उसकी शक्ल से भी नफरत करता हूं। उसकी वजह से मेरे पिताजी की मौत हुई। क्या मतलब? क्या जयेश ने अपने पिताजी को? जी नहीं, लेकिन जयेश की वजह से मेरे पिताजी गुजर गए। मेरे पिताजी बहुत ही नेक और शरीफ बिजनेसमैन थे, और ये जयेश 1 नंबर का धोखेबाज। उसके कोर्ट में न जाने कितने केसेस चल रहे हैं। उसी के सदमे से मेरे पिताजी घुट घुट के मर गए। प्लीज देवधर, फिर से मत शुरू करना ये सब। जरा सोचो तो सही, तुम कहाँ खड़े हो? तनु नहीं, मुझे बोलने दो। आज मुझे बोलने दो। इस बेचारे की क्या हालत कर दी। पिताजी के मौत के बाद हमारा सारा हिस्सा हड़प लिया। अरे मुझे नहीं, कम से कम अपनी बहन को तो देता, लेकिन नहीं, इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, घर में बिठा के रखा। देखो क्या हालत कर दी है इसकी। एमएससी किया इसने, लेकिन बेचारी को काम करने नहीं दिया इस जयेश ने। सब सीढ़ी वाला है। कुछ पता चला मेरे भाई के खाने के बारे में? जल्दी पता चल जाएगा। फिलहाल तो हम आप लोगों से कुछ पूछताछ करने आए हैं। पूछताछ? मिस्टर देवधर, आप शराब की कुछ ज्यादा ही शौकीन लगते हैं। अगर हूं भी तो आपको कोई एतराज है क्या? नहीं। आपके भाई का खून 3 दिन पहले 10:30 बजे से 11 बजे के बीच हुआ था। उस वक्त आप कहां थे? तो आपको दूसरा कोई नहीं मिला तो मुझ पे शक करने लग गए। देखिए, इस खून से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हम पूछ रहे हैं कि उस वक्त आप कहां थे? मैं अपने एक्सपोर्ट के ऑफिस में था, पूरे स्टाफ के साथ। आपका ऑफिस कहां है? बैंड्रा में। देखिए मिस्टर देवधर, हमें पता है कि इस खून के पीछे 2 लोगों का हाथ है। एक वो जिसने धमकी दी, और दूसरा वो पेशेवर खूनी जिसे धमकी देने वाले ने खून करने के पैसे दिए। क्या? आपके कहने का क्या मतलब है? माना कि खून के वक्त आप अपने ऑफिस में थे। अगर ऑफिस में थे तो? मैंने कहा ना, मैं ऑफिस में ही था। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? देवधर ने खून किया? हो सकता है धमकी आपके भाई ने ही दी हो, और उस कॉन्ट्रैक्ट किलर को भी पैसे आप ही ने दी हो। मुझे जो कहना होता है मैं मुंह पे कहता हूं, कभी फोन पे धमकी नहीं देता मैं। मेरा बस चलता तो मैं उसे जान से मारता। अरे आप लोग यहाँ? मिस्टर मनीष, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। हमें आपसे भी कुछ पूछताछ करनी है। 10 तारीख की सुबह आप कहाँ थे? वही अपने टूर्स पे था।
मैं तृप्ति प्लास्टिक्स में मार्केटिंग संभालता हूँ। मैंने कहा 25 दिन तो टूरिंग करता रहता हूँ। अभी कल लौटा ही था कि पता चला जयेश का खून हुआ है। 10 तारीख को आप कहाँ थे? 9 तारीख को बेंगलोर में था, वहां से मद्रास के लिए फ्लाइट ली थी। 10 तारीख को मद्रास के होटल में था, वहां हमारे डीलर्स की मीटिंग थी। हाँ, होटल क्लैरियन। अच्छा, आप जरा मद्रास के होटल क्लैरियन का फोन नंबर दीजिए और आपके तमाम डीलर्स के फोन नंबर भी। और पिछले 3 हफ्ते आप कहाँ गए थे ये भी बताइए। तनु जी, आपकी भी आपके भाई के साथ बिल्कुल बनती नहीं थी ना? उन्होंने आपको न शादी न काम कुछ भी नहीं करने दिया। देखिए, आप इस तरह के सवालात। एक्सक्यूज मी, प्लीज आप हमें अपना काम करने दीजिए। हाँ तनु जी। देखिए, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहती। ये सच है कि मैं किसी से प्यार करती थी और भाई ने उसके साथ शादी करने से मना कर दिया था। कौन था वो? विजय। विजय नाम था उसका, लेकिन उसका इसके साथ कोई संबंध नहीं है और वो तो अभी दिल्ली में है अपनी बीवी के साथ। ठीक है, आप हमें उसका टेलीफोन नंबर और एड्रेस दीजिए। और आप मिस्टर देवधर, बिना पूछे आप ये शहर छोड़कर नहीं जा सकते। हमें आप पर कुछ जरूरी टेस्ट करने हैं। सर, पिछला पूरा महीना मनीष तो शहर के बाहर ही था, इसीलिए उस पर शक करना तो। पहले हमें ये चेक करना होगा कि मनीष जो कुछ कह रहा है वो सही है या नहीं। दूसरा, ये देवधर और तनु, ये भी मुझे ठीक नहीं लगते। तनु? मगर फोन पर धमकी तो कोई आदमी दे रहा था सर। फिर तनु कैसे? वो किसी आदमी से करवा सकती है, उसका बॉयफ्रेंड दिल्ली वाला। सर, ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। पैसा ये पर्स आपका है? जी जी मैडम, मेरा पर्स है। ये अचानक मेरी पर्स लेके भागने लगा, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। अच्छा वो आप लोग मिले और मेरी पर्स मुझे मिल गई। साहब ये जब ठीक है, पुलिस में हाजिरी देता है। पैरोल कार्ड। पैरोल पे छूटा है? पैरोल पे छूटा है फिर भी चोरी करता है? नहीं साहब। पैरोल पे छूटा है तो? नहीं साहब। पैरोल पे छूटा है ना? जेल से अभी भी बाहर है। चल तुझे लंबे। मेरे को मारो मत साहब। साहब मेरे को मारो मत। मारो मत साहब, मेरे को मारो मत। मैं आपकी मदद करूंगा साहब, मैं आपकी मदद करूंगा। क्या दिमाग खराब है तेरा? क्या मदद करेगा तू? हैं? मैं खून के बारे में बता सकता हूँ साहब आपको। खून के बारे में? साहब मैं छोटी मोटी चोरियां करता हूँ साहब। मैं हर रोज बस स्टैंड पे घूमता रहता हूँ साहब। कल मैं ऐसे ही बस स्टॉप पे घूम रहा था, एक आदमी सूटकेस छुपा के जा रहा था। मुझे लगा सूटकेस में कुछ माल है। पुन्हा एकदावर सोलापूर विजापूर मध्ये येणारी येसकर प्लॅटफॉर्म क्रमांक 6 दरवरी मालवण क्रमांक 55 प्लॅटफॉर्म। आइए साहब, आइए। ये देखिए, इधर ही मैंने रखा है वो सूटकेस। निकालो। ये देखिए साहब, ये है वो सूटकेस। तुमने इसके अंदर की चीजों को तो हाथ नहीं लगाया? ये सूटकेस मैंने खोला जरूर था साहब, लेकिन ये पिस्तौल देख के मेरी हालत खराब हो गई साहब। हाँ
ठीक है, इधर आओ। ऑटोमेटिक पिस्टल है। चार गोलियां, मतलब 2 गोलियां फायर की गई हैं। गोल्ड टिप सिगरेट। अरे सर, ये तो वही आदमी सर, जयेश कुमार। अच्छा, हाँ, ये तो जयेश कुमार ही है। और सर पीछे भी कुछ लिखा हुआ है, जयेश कुमार, रोजबेरी हाइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, 10 और 11 बजे के बीच दिन में नीली कार में आएगा। वहां नीली कार तो थी सर, और खून भी 10 और 11 के बीच हुआ है। ये तस्वीर भी जयेश कुमार की है। मुझे लगता है सर, जयेश कुमार का खून इसी पिस्तौल से हुआ है। इसका मतलब जो सूटकेस मंगू ने बस स्टैंड से चुराया है, ये उसी आदमी का सूटकेस है जिसने जयेश कुमार का खून किया है। इधर से नहीं निकली, गोली इसी में। इसका फोटो निकाल लेते हैं, दोनों को मैच करके देखते हैं। ये देखो, एकदम परफेक्ट मैच। इसका मतलब जयेश की बॉडी से जो गोली निकली थी वो इसी गन से फायर की गई। तो ये सूटकेस उस खूनी का है। उस पॉकेट मार मंगू ने खूनी का चेहरा ठीक से देखा भी नहीं था, इसलिए आइडेंटिफिकेट भी नहीं बनवा सकते। सर, हमारे पास डीएनए प्रोफाइल है, ब्लड ग्रुप है, फिंगरप्रिंट्स है, लेकिन फिर भी पता ही नहीं चल रहा कि खूनी कौन है। और जिसने ये खून करवाया है उसकी आवाज की रिकॉर्डिंग भी है, हैंडराइटिंग भी है, लेकिन उसका भी पता नहीं चल रहा है। एक काम करते हैं, जितने लोगों ने जयेश की बिल्डिंग में फ्लैट्स खरीदे थे उन सबको ब्यूरो बुलवाते हैं। उन्हीं में से कोई होना चाहिए। उनकी आवाज रिकॉर्ड करते हैं, फिंगरप्रिंट्स लेते हैं और हैंडराइटिंग भी चेक करते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं कह रही हूँ हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं। देखिए, हमें अपना काम करने दीजिए। मिस्टर देवधर, आपको ये पढ़ना है। हाँ, शुरू हो जाओ। पढ़ना शुरू करिए आप। बस तेरा वक्त आ गया। जितने गलत काम करने थे, जितनी जिंदगियां बर्बाद करनी थी, कर चुका। अब तू मरेगा, कुत्ते की मौत मरेगा। याद रख जयेश, तू मरेगा। सर, जिन लोगों ने भी जयेश की बिल्डिंग में फ्लैट्स खरीदे थे, उन सब की आवाज रिकॉर्ड की जा रही है। फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे हैं और हैंडराइटिंग के सैंपल भी हम लोग ले रहे हैं। गुड। अच्छा, उनके नाम क्या है? सर, इसमें यहाँ पे
दीपांकर, सेठ, कुलकर्णी, पिल्लई, हेगड़े, पिंटो, वार्डन, शाह। अभिजीत सर, इन सब के ब्लड सैंपल्स ले लो। हो सकता है कहीं मैच हो जाए। और डॉक्टर सालुंखे को फोन करके कहो इन सब की रिपोर्ट्स हमें जल्दी से जल्दी चाहिए। सर, तब तक दया और मैं मंगू को लेके बस स्टैंड चले जाते हैं। देखते हैं कि 12 तारीख को वहां आखिर हुआ क्या था। जैसा मंगू कह रहा है वैसा हुआ या फिर कुछ और। बस क्रमांक 354 मुंबई हिरकल प्लॅटफॉर्म क्रमांक 6 वर लागलेले आहे. हिरकल पुन्हा एकदा सोलापूर विजापूर मध्येकडे सर माणिक सर यामध्ये बोला तिथे त्या हेळगावकरची पिशवी राहिली बघ आपल्या कॅबिनच्या समोर. तिथे जरा बघून ये, पटकन घेऊन ये. हाँ शाह, सर मंगू कह रहा है कि उस दिन वो इसी जगह खड़ा था. हाँ साहब, मैं वहां से देख रहा था, वो आदमी यहाँ खड़ा था, फोन कर रहा था, उसका मुंह उस तरफ था. मैंने उसको वहां से देखा, उसका बैग यहीं पर था और मैंने यहीं से वो बैग को. टाइम क्या हुआ था? 1 बज रहा होगा. 12 तारीख को 1 बजे के करीब यहाँ से एक सूटकेस चोरी हुआ था. उस वक्त आप ही ड्यूटी पे थे? 12 तारीख को क्या साहब, हमेशा ड्यूटी पर मैं ही रहता हूँ यहाँ पर. अच्छा, आपसे किसी ने शिकायत की कि यहाँ से कुछ चोरी वोरी हुआ था उस दिन? नहीं साहब, ऐसी तो कोई शिकायत नहीं हुई. सर ये उस दिन टिकट काउंटर पर बैठे थे. आपको कोई आदमी ऐसा नजर आया हो जो बहुत घबराया हो या परेशान था? कोई क्या, उस दिन तो सभी लोग परेशान थे साहब. वो क्या है ना, उस दिन सभी बसें देरी से आ रही थी और देरी से जा रही थी, सब परेशान थे सब. अच्छा ये बताइए, 1 बजे के आसपास आपके यहाँ से कहाँ के लिए बसें जाती हैं? 1 बजे, हाँ, एक बस पूना के लिए है साहब, एक वलसाड और एक गोवा. हाँ, लेकिन उस दिन तीनों बसें देरी से चल रही थी साहब. अच्छा, आप लोग टिकट खरीदने वाले का कोई रिकॉर्ड तो नहीं रखते होंगे? नहीं साहब, पैसा दो और टिकट लो, यहाँ तो यही सब चलता है. इतना सब कुछ जानते हैं उस आदमी के बारे में, फिर भी हाथ में नहीं आ रहा है. ये पक्का है कि वो आदमी गया यहीं से है, लेकिन कहां? गोवा, पूना या वलसाड? जयेश, तेरा वक्त आ गया है. जितने गलत काम करने थे कर एक भी हैंडराइटिंग इस धमकी वाले लेटर की हैंडराइटिंग से मैच नहीं होती है. और ये फिंगरप्रिंट्स, ये भी मैच नहीं होते. सर इनमें से किसी की आवाज भी मैच नहीं होती. देवधर, इस देवधर की आवाज एक बार फिर से चेक करते हैं. यस सर. बस तेरा वक्त आ गया. जितने गलत काम करने थे, जितनी जिंदगियां बर्बाद करनी थी, कर चुका. तू मरेगा, कुत्ते की मौत मरेगा. मुझे क्या लगता है कि तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता? मैं तुझे ऐसी जगह ले जाकर मारूंगा जहां तेरी लाश. ये दोनों आवाजें तो एकदम अलग. इसका मतलब है इनमें से कोई नहीं है, ना मनीष, ना देवधर, ना इन्वेस्टर्स, जबकि इन्हीं में से कोई एक होना चाहिए. इन्वेस्टर्स की लिस्ट चेक करते हैं. ये क्या? बुकिंग कांति वर्दे के नाम की है और ये फिंगरप्रिंट्स जितेंद्र वर्दे के नाम का. ऐसा क्यों? सर कांति वर्दे विले पार्ले के जेटी हॉस्पिटल में एडमिट है. कोई सर्जरी है उनकी, इसलिए उनका बेटा जितेंद्र वर्दे आया था. कांति को लीवर सिरोसिस है. ये बीमारी उसे होती है तो शराब बहुत ज्यादा पीता है. सुनो, रूम नंबर 12 किधर है? साहब वो उस तरफ है. हम लोग सीआईडी से हैं. सीआईडी से? सीआईडी का यहाँ पे क्या काम? इतना भोले बनने की जरूरत नहीं है मिस्टर कांति. ये धमकी भरे खत आप नहीं लिखे हैं ना? और ये आवाज?
ये आवाज आप ही की है ना? कोई तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता ना। मैं तुझे बताऊंगा। तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। आप लोग इनकी हालत देख रहे हैं ना, और फिर भी आप लोग देखिए, मेरे पिताजी ने सब। मिस्टर कांति, आपकी ये लिखावट और आवाज ये मैच करने में हमें कुछ ही घंटे लगेंगे, इसलिए बेहतर होगा कि आप हमें खुद बता दीजिए कि जयेश को आपने जान से मारने की धमकी दी थी। मैं मानता हूँ, मैं सब कुछ मानता हूँ। ये खत मैंने उसे लिखा था और मैंने उसे फोन पर धमकी भी दी थी। पर आपने ऐसा किया क्यों? ये सब कुछ उस जयेश की वजह से हुआ। उसने मेरी सारी जिंदगी की कमाई, मेरा पीएफ, एक भाई वो खा गया। मैंने क्या क्या सपने देखे थे उस घर के लिए, लेकिन उसने सब पर पानी फेर दिया। मैंने अपनी सारी जिंदगी एक किराए के मकान में गुजारी। सोचा था बुढ़ापे में कुछ तो आराम मिलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। जयेश पर केस चल गया और बिल्डिंग का काम रुक गया और मैं बर्बाद हो गया। आज मेरे पास अपना इलाज कराने तक के लिए पैसे नहीं है और ये सब कुछ उस जयेश की वजह से हुआ है। जयेश की वजह से। तो आप ये मानते हैं कि धमकी आप ही ने दी थी और आप ही ने उसे मरवाया था? मैंने उसे धमकी जरूर दी थी साहब, लेकिन मैंने उसे मरवाया नहीं साहब, मैंने उसे मरवाया। अगर मुझे में हिम्मत होती तो मैं उसे छोड़ता नहीं साहब, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। लेकिन मैं ऐसी हालत में कैसे किसी को मार सकता हूँ? मैंने उसे नहीं मारा साहब, मैंने उसे नहीं मारा साहब, मैंने उसे नहीं मारा। मेरा यकीन। कांति की बातों से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसने जयेश को मारने की सुपारी दी हो। उसके पास पैसा ही कहाँ है सुपारी देने को? खुद तो जनरल वार्ड में पड़ा है सर। बड़ी हैरानी की बात है, लेकिन इससे एक बात साफ है कि उन धमकियों का इस कत्ल से कोई वास्ता नहीं। अब हमारे पास रह जाता है कातिल का ब्लड ग्रुप, डीएनए प्रोफाइल और वो सामान जो हमें उसके सूटकेस में मिला था, और यह भी कि कातिल 12 तारीख को बस से पूना, गोवा या वलसाड़ जा रहा था। हेलो। हाँ भाभी बोलिए। हाँ, शिरडी जाने का प्लान? नहीं भाभी, मुझे नहीं लगता मैं आ सकूंगा। हाँ, यहाँ एक केस उलझ नहीं रहा है। हाँ अच्छा ठीक है, मेरा सूटकेस पैक कर देना। हाँ कुछ नहीं, 2 जोड़ी कपड़े और शेविंग किट डाल देना। और बस मैं फोन कर देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ भाभी। अगर ये केस उलझ गया तो ठीक है। ओके। कब से शिरडी जाने का प्रोग्राम बना रहा था सर, लगता है कैंसिल करना पड़ेगा। नहीं दया, तुम्हें अपना प्रोग्राम कैंसिल नहीं करना पड़ेगा। मैं आपका मतलब नहीं समझा सर। सब समझ जाओगे। दया, तुम्हें और अभिजीत को मंगू के घर जाना है। साहब आप लोग क्या पूछ रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है साहब। मैं ये पूछ रहा हूं, जिस आदमी का सूटकेस तुमने चुराया था उसके पास कोई और सामान था क्या? कुछ भी? कोई और बैग, कोई सूटकेस, कुछ होल्ड ऑन, कुछ भी? कोई और बैग? हाँ, कोई सूटकेस। सोचो, सूटकेस, कोई, हाँ कोई सामान। साहब मैं वहां खड़ा था और उसके पास कुछ नहीं था साहब, सिर्फ ये सूटकेस था। पर सर मेरी समझ में तो अब भी कुछ नहीं आ रहा। देखो, हम लोग अभी तक ये सोचकर बैठे हैं कि कातिल पूना, गोवा या वलसाड़ कहीं जा रहा था। अगर वो कहीं बाहर जा रहा था तो उसके पास वैसा कुछ सामान भी होना चाहिए था। कुछ कपड़े, शेविंग किट, कम से कम एक टूथब्रश तो होना चाहिए था। और उसके पास तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक मैगजीन, एक सिगरेट का पैकेट और पिस्टल, बस। इसका मतलब वो कहीं नहीं जा रहा था। यस,
वो कहीं जा नहीं रहा था, वो बस स्टैंड पे खड़ा होकर किसी का इंतजार कर रहा था। देखो 12 तारीख को 1:30 बजे के करीब यहाँ कौन कौन सी बसें आई थी? आई थी 12 तारीख को 1 मिनट साहब। हाँ ये साहब, ये पूना और कोयम्बटूर की गाड़ियां तो आई थी ठीक 11:30 बजे। और हाँ साहब, ये गोवा वाली गाड़ी जो 12 बजे आती है ना, ट्रैफिक जाम था, ये आई थी 1:30 बजे। हाँ, कितने बजे ऑटो छोड़ा? अच्छा, और कहाँ गए थे? बुकिंग आपने की थी? ओके थैंक यू। हेलो सर, कोई नहीं जगहों पर गया था। हाँ, मैं मुंबई से बात ये डिटेल्स कातिल के दिन तक की है। मुझे पूरा यकीन है सर, कातिल यही है। हाँ, लगता तो मुझे भी यही है, लेकिन अब देखते हैं फ्रेडिक्स को क्या पता चलता है। ओके थैंक यू। हाँ फ्रेडिक्स, क्या पता चला? सर, हमारा शक बिल्कुल सही निकला। अच्छा, पकड़ कर लाओ उसे। पर मुझे यहाँ क्यों लाया गया? चलिए, सब पता चल जाएगा। कुछ तो बताना चाहिए ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं पूछ रहा हूँ, आप जवाब ही नहीं दे रहे। चलो, बात क्या है? सर, एसीपी साहब, अब आप ही बताइए कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? अपना मुर्गा आ गया सर। कुकुड़ुकू करने को। कुकुड़ुकू? हाँ, कुकुड़ुकू। ये क्या मजाक है? कुकुड़ुकू तो मुर्गे बोलते हैं। आदमी भी बोलते हैं कभी कभी, जब यहाँ आते तो सब बोलते हैं। अब जल्दी बताओ, क्या हुआ, क्या क्या किया? तुमने सुपारी दी थी ना जयेश का खून करने, क्यों? पर मैं तो उस दिन 10 तारीख को मद्रास में था, होटल क्लैरियन में। करेक्ट, हमने होटल क्लैरियन से बात कर ली। उन्होंने बताया आप थे वहां, लेकिन उसी रात आप वहां से गोवा चले गए और होटल पैलेस में ठहरे। करेक्ट। 11 तारीख को आपने एक मीटिंग अटेंड करी और रात को वहां से निकले। करीब 10 बजे आप बस में बैठे और मुंबई आ गए। 12 तारीख को 12। ये क्या थ्योरी हुई भाई? मैं कोई बस में नहीं बैठा, मैं तो फ्लाइट से आया था। झूठ मत बोलो, गोवा से मुंबई के लिए रात में कोई फ्लाइट है ही नहीं। तुम गोवा से रात वाली बस में बैठे जो मुंबई दोपहर पहुंचती है, मगर बस लेट हो गई और यहाँ स्टैंड पर खूनी तुम्हारा इंतजार कर रहा था, ये बताने के लिए कि तुम्हारा काम हो गया है, अब बाकी के पैसे दे दो। ये सब अटकलें हैं, ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, कैसे प्रूव करेंगे आप? बस में जो लोग तुम्हारे साथ थे उन्हें ढूंढा जा रहा है, वो सब तुम्हारी तरफ उंगली उठाकर कहेंगे कि हाँ, यही आदमी था हमारे साथ बस में। और खूनी ने तुम्हारे मोबाइल पर फोन किया था बस स्टैंड की कैंटीन से। ये देखो तुम्हारे कॉल्स की लिस्ट, 77299। मालूम है ना कहाँ का नंबर है? तुम्हारे सेल पर किसका फोन आया था कैंटीन से और क्यों आया था? इडली डोसा का भाव पूछने। हाँ, इडली डोसा का भाव पूछने। बताओ, जल्दी बताओ, क्यों जयेश का खून करवाया तुमने? क्यों करवाया जयेश का? मैंने ये सब करवाया था, मैंने ही करवाया था। जब से उसने मेरा सत्यानाश किया, मैं इंतजार कर रहा था एक मौके का। सालों तक मैं एक ऐसा आदमी ढूंढता रहा जिसका पुलिस में कोई रिकॉर्ड न हो। मुझे एक ऐसा आदमी मिल गया जिसका नाम था प्रीतम। मैंने उसे 2 लाख रुपए दिए और ये सब करवाया। प्रीतम? अच्छा, प्रीतम, उससे कहो एक और नया कॉन्ट्रैक्ट है, फिर से मिलना है, फोन करो उसे। वो आदमी किसी भी वक्त आ सकता है, और इस मनीष पे भी नजर रखो, कहीं यहाँ से निकल ना जाए। यस सर, वी ऑल आर अलर्ट, लेकिन अभी तक कोई आदमी ऐसा दिखाई नहीं दिया। जी हाँ सर, नया बस स्टॉप के पास ही खड़ा है।
अभी तक तो कोई नजर नहीं आया। हाँ ओके। सर एक ब्लू जैकेट वाला आदमी उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है सर। मुझे लगता है वो वही है। जी हाँ सर। वो ब्लू जैकेट वाला आदमी मनीष की तरफ बढ़ रहा है। ये वही आदमी होना चाहिए। सुधाकर को इशारा करो, गाड़ी लेकर आ गया। क्या सोच कर आए थे? नया कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा? नया कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इस बार हमने लिया है तुम दोनों के खिलाफ। अब जिंदगी भर जेल में सड़ोगे तुम लोग। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।